अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फारूक बलोच, बिज़नेस जर्नलिस्ट समाज डिजिटल। 2020 स्टॉक मार्केट के लिहाज से बहुत ही वॉलेटाइल ईयर साबित हुआ। जनवरी में मार्केट 43,000 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रही थी और उसके बाद मार्च में हमने देखा कि ये क्रैश होकर 27,000 पॉइंट्स तक भी चली गई और तब से अब तक वापस उसी रेंज पर यानी 43,000 के पास आ चुकी है और 50% के करीब रिटर्न दे चुकी है। और ये जो वाइल्ड स्विंग्स आए, क्रैश होना और दोबारा से रैली होना एक ही साल के अंदर हुआ, तो ये कौन से सेक्टर्स थे जो मार्केट को वापस ऊपर लाने में जिन्होंने मदद की, और ख़ास तौर पे अगले साल जो है मार्केट कैसा परफॉर्म करेगी और ये सेक्टर्स कंटिन्यू करेंगे अपनी परफॉर्मेंस को या नहीं, इस पर बात करने के लिए आज हमने स्टूडियो में दावत दी है रज़ा जाफ़री को, जो कि हेड ऑफ़ एक्विटीज़ हैं इंटर मार्केट सिक्योरिटीज़ में और बोर्ड मेंबर भी हैं CFA सोसाइटी पाकिस्तान के। रज़ा, वेलकम टू द शो। रज़ा, हमने पिछले 4 साल में देखा कि हर दफ़ा दिसंबर जनवरी आता है तो मार्केट में थोड़ी तेज़ी नज़र आती है, उसके बाद आगे जाके हम शायद फिर से जो है नीचे आना शुरू हो जाते हैं। और 4 सालों में अगर हम देखें तो एनुअल बेसिस पे कोई बहुत ख़ास रिटर्न नहीं आया, बल्कि नेगेटिव भी रही है बीच में मार्केट। और ऐसा लग रहा है कि हम फंस गए कहीं 38,000 पॉइंट से लेकर और 43,000 की रेंज में या 44,000 की रेंज में, इससे ऊपर मार्केट नहीं आ पा रही है। दूसरी तरफ ये भी हम कहते हैं कि हमारे स्टॉक्स चीपर हैं, तो अगर चीपर हैं तो ये उससे आगे क्यों नहीं बढ़ रही बात? तो बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि एक बाज़ार एक तरह से फंस के रह गई है। उसमें वजूहत ये रही हैं कि ऑब्वियसली इकॉनमी जब भी एक ट्रांजिशन आता है पॉलिटिक्स में तो एक स्टेबलाइजेशन फेज़ आता है, उसके बाद एक ग्रोथ फेज़ आता है। ये हमने पिछले 15 साल में टाइम एंड अगेन देखा है। तो अभी भी गवर्नमेंट को अब 2 साल हुए हैं, अब अपने 3rd ईयर में है, तो लग ये रहा है कि हम स्टेबलाइजेशन से ग्रोथ की तरफ जा रहे थे। एटलीस्ट अगर आप दिसंबर और जनवरी के नंबर्स देखें तो ट्रांजिशन हो रहा था टुवर्ड्स ग्रोथ, और इसी वजह से स्टॉक मार्केट साल के शुरू में बेहतर परफॉर्म कर रही थी। लेकिन उसके बाद कोविड पेंडेमिक सामने आया, इकोनॉमीज़ बंद हुई, बहुत अनसर्टेनिटी थी ना सिर्फ पाकिस्तान में लेकिन पूरी दुनिया में, तो वो ऑब्वियसली उसका असर तो स्टॉक मार्केट ने लेना था। तो एक बार फिर हमने एक अपने लोज टेस्ट करे जो कि 28,000 के लेवल्स पे थे, 27 या 28। तो उसके बाद से फिर थोड़ा सा जब इकोनॉमीज़ खुली हैं, प्रॉफिट्स आए हैं, इंटरेस्ट रेट्स नीचे हुए हैं, तो थोड़ी कॉन्फिडेंस आया है। जहाँ तक बात है कि क्या हम यहीं फंसे रहेंगे और क्या बाज़ार सस्ती है तो क्यों नहीं ऊपर बढ़ती, तो यस, बाज़ार अगर आप देखें तो पिछले 9 महीनों में एक रैली जो आ रही है उसकी बड़ी वजह ये है कि मार्केट सस्ती है, इंटरेस्ट रेट्स का लेवल नीचे है, तो लोगों ने स्टॉक मार्केट की तरफ रुख किया है। और तवक्को यही है कि 2021 का आगाज़ भी इसी तरीके से होगा जैसे 2020 का अख्तिताम हो रहा है, यानी कि एक तेज़ी की लहर में। लेकिन आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि साल का शुरुआत अच्छी होती है। एक चीज़ है जनवरी इफ़ेक्ट, और ये दुनिया की मार्केट्स में इसको बिहेवियरल फाइनेंस के उसमें लिया जाता है। ख़ास एक्सप्लेनेशन इसकी है नहीं, लेकिन ये डेटा सजेस्ट करता है, एम्पेरिकल एविडेंस ये है कि जनवरी का महीना अमूमन वन ऑफ द बेस्ट होता है। पाकिस्तान में भी ये इफ़ेक्ट पाया जाता है। पिछले 20 सालों में 15 साल ऐसे गुजरे हैं जिसमें जनवरी प्लस गया है। पिछले 10 साल में 9 जनवरी ऐसे गुजरे हैं जिसमें मार्केट प्लस गई है, और कोई छोटी मोटी प्लस नहीं, 7%, 8%, 10%। तो ये एक न्यू ईयर इंथुजियाज़म होता है। आई एम कॉन्फिडेंट कि इस दफ़ा भी आपको नज़र आएगा, लेकिन बात वहीं आ जाती है क्या ये कंटिन्यू करेगा। कंटिन्यू करने के लिए ज़रूरी है कि कुछ चीज़ें जो कि रिस्क फैक्टर्स हैं वो पैन आउट ना करें। कोविड की सिचुएशन यहाँ से और मज़ीद कुछ ज़्यादा ख़राब ना हो, या पॉलिटिक्स पे बहुत ज़्यादा कोई अनबन ना हो, या फिर इंटरेस्ट रेट्स बहुत तेज़ी से ना बढ़े जाएं, या फिर IMF प्रोग्राम में हम वापस आ जाएं। ये 3-4 चीज़ें अगर आपको नज़र आएंगी तो लग ये रहा है कि जो आपको मोमेंटम नज़र आएगा स्टार्ट ऑफ द ईयर में, वो फिर शायद पूरे साल थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाए। मुझे ये बताएं कौन से सेक्टर्स थे जिन्होंने हेल्प किया इस रैली को, और सेक्टर्स के साथ साथ ये भी बता दें कौन से पॉलिसी डिसीजंस थे हुकूमत के जिनकी वजह से उन सेक्टर्स को हेल्प मिली और उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। आई थिंक साल के शुरू में जो हमने देखे थे सेक्टर्स जो शायद एक तरह से पिछले साल से परफॉर्म करना शुरू कर गए थे, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, उसकी अगर आप ब्रेक करें ईयर टू डेट परफॉर्मेंस, तो स्टील और सीमेंट सेक्टर साल के शुरू से लेकर अब तक 60% बढ़ा हुआ है। तो बाज़ार अपने या मार्केट अपनी बॉटम से तो अभी तक मोर देन 50% रिटर्न है, लेकिन साल के शुरू से अभी भी 7 या 8% ऊपर है, यानी कि दिसंबर 31 2019 की क्लोजिंग से अभी तक। लेकिन इस दौरानी में जब मार्केट सिंगल डिजिट में ग्रो हुई है, स्टील एंड सीमेंट सेक्टर 60 या 70% उन्होंने रिटर्न दिया है। तो जिनका पोर्टफोलियो सीमेंट या स्टील या कंस्ट्रक्शन फोकस था, उन्होंने आउट परफॉर्म किया होगा।
ये इसमें वही वाली बात आ जाती है कि आपने पॉलिसीज़ की बात की, तो इसमें सपोर्टिव एनवायरनमेंट ज़रूर रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, लो इनकम हाउसिंग या डैम्स की तरफ पुश। ये थोड़ा सा प्राइवेट सेक्टर के लिए एक अच्छा स्टेप है। देखें हिस्टोरिकली हुकूमतें आई हैं जिन्होंने कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे फोकस किया है, लेकिन वो ज़्यादा पब्लिक सेक्टर प्रोग्राम्स रहे हैं। इस दफ़ा फ़र्क ये देखा गया है एटलीस्ट इन द लास्ट 2 ईयर्स कि थोड़ा वो तो अपनी जगह है पब्लिक सेक्टर पे फोकस, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को भी एक तरह से इंसेंटिवाइज किया गया है, या पॉलिसीज़ में वो चेंज लेकर आए हैं। वेदर बिल्डर्स के लिए टैक्स की जो फ्रेमवर्क है उसको आसान किया गया है, या बैंक्स को कहा गया है कि नहीं कुछ ये सेक्टर है जिसमें आपने मैंडेटरी लेंडिंग करनी है। पहले कोई सेक्टर ऐसा नहीं रहा। जो दूसरा बड़ा सेक्टर है दैट इज़ डन वेल, वो टेक्नोलॉजी सेक्टर है, ठीक है। एंड हमने पेंडेमिक में देखा कि ऑब्वियसली ज़्यादातर सेक्टर्स वर क्लोज डाउन, लेकिन कुछ सेक्टर्स ने एटलीस्ट ज़्यादा डिमांड देखी, ठीक है। तो अगर आप जूम की बात करें तो दुनिया में लोगों ने उसका इस्तेमाल ज़्यादा कर दिया, वो एसेंशियल बन गया, या नेटफ्लिक्स का ज़्यादा इस्तेमाल हो गया। तो ये सेक्टर्स जो है दुनिया में परफॉर्म कर रहे हैं। ऑब्वियसली हमारी भी कुछ टेक रिलेटेड कंपनीज़ हैं, वो भी इस टेक वेव में उन्होंने परफॉर्म किया। तो सिंगल TRG है, काफ़ी ऊपर चला गया। TRG है, सिस्टम्स लिमिटेड है, देयर इज़ नेटसॉल, देयर इज़ एवेंसियन। देखिए अगेन ये शायद टेक कंपनीज इन द सेंस कि जी ये कोई मे बी यू कैन नॉट कंपेयर देम टू द US बेस्ड लार्ज टेक कंपनीज, लेकिन इनकी भी काफ़ी सारी इनकम बाहर से आ रही है। ये भी वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं जो मे बी बाहर की जो इनके क्लाइंट्स हैं वो अब इनकी सर्विसेज ज़्यादा ले रहे हैं। तो वहाँ हमारे यहाँ तो देखें आपको डिजिटाइजेशन एक इंक्रीज़ नज़र आएगा, लेकिन दुनिया में भी एक जो चीज़ें 5 साल में होनी थी या 10 साल में होनी थी वो कंप्रेस होकर 1 साल में हो गई। तो दुनिया में भी एक डिजिटाइजेशन का ट्रेंड एक्सेलरेट हुआ है। तो हमारी कंपनीज़ ने जो इस डिमांड में प्लग्ड इन है उन्होंने भी इससे फ़ायदा उठाया है। तो ये 2 सेक्टर्स रहे हैं, टेक्नोलॉजी एंड कंस्ट्रक्शन, जिन्होंने स्टॉक मार्केट को आउट परफॉर्म किया है इस साल। अच्छा, टेक्नोलॉजी का तो आपने थोड़ा सा वजाहत कर भी दी कि बाहर से भी इनकम आ रही है। अगर हम इसकी बात करें सीमेंट स्टॉक्स की या कंस्ट्रक्शन सेक्टर की, तो क्या ये सिर्फ जो न्यूज़ है उसकी बेस पे ही लोगों ने बाइंग ज़्यादा की है, या फिर जो ग्रोथ है वो रिफ्लेक्ट हो रही है इनके डेटा में, नंबर्स में? क्या सेल्स बढ़ती हुई नज़र आई हैं, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती नज़र आई है? कुछ अर्से पहले तक तो सीमेंट के स्टॉक्स लॉस रिपोर्ट कर रहे थे। जी, देखिए इसकी बड़ी वजह यह है कि सीमेंट कंपनीज़ ने पिछले 2 सालों में एक एक्सपेंशन की है, और जब वो नए प्लांट्स लगाते हैं तो उनकी डिप्रिसिएशन भी आती है। तो ऑब्वियसली वो अगर आप राइट ऑफ करते हैं 3 साल 5 साल 10 साल, तो उसकी डिप्रिसिएशन का एलिमेंट आपको नज़र आता है। और प्लांट ऑब्वियसली कैपेसिटी उसकी बढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है। तो शुरू में अमूमन देखा गया कि नई कैपेसिटी एक्सपेंशन आती हैं तो नुकसान होता है, क्योंकि बोरो भी किया हुआ होता है, इंटरेस्ट रेट भी लिए हाई होते हैं अमूमन। इस दफ़ा नंबर्स तो बहुत अच्छे आ रहे हैं सीमेंट के सेल्स के। अगर आप पिछले कुछ महीनों के देखें तो 5.3 मिलियन 5.4 मिलियन की सेल्स हैं, रिकॉर्ड हाई सेल्स हैं। तो दैट इज़ टेलिंग यू समथिंग। ज़्यादातर सेल्स ये लोकल हो रही हैं, तो ये भी आपको बता रहा है कि डिमांड स्ट्रॉन्ग है। प्रॉफिटेबिलिटी में ये पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट होगा अगले 12 महीने उसके बाद। उसकी वजह यह है कि इंटरेस्ट रेट्स बड़ी तेज़ी से कम हुए हैं, लेकिन उनका असर आपको अभी नज़र आएगा, और अगर इन्होंने कीमतें बढ़ाई हैं तो उनका भी असर आगे नज़र आएगा। तो और डिप्रिसिएशन भी आपको कम होती हुई नज़र आएगी। तो लेकिन बात वो आ जाती है कि स्टॉक मार्केट ने अभी से क्यों इनको परफॉर्म करवा दिया। वो वजह ये है कि स्टॉक मार्केट आगे का देखती है, तो वो वेट नहीं करेगी प्रॉफिट्स का बढ़ने का, वो ऑलरेडी एंटिसिपेट कर लेगी कि यहाँ से इनके प्रॉफिट्स बेहतर होंगे, तो शेयर प्राइस अभी से रिएक्ट कर जाएगी। जैसा आपने प्रॉफिटेबिलिटी की बात की है, तो कोई प्रोजेक्शंस हैं आप लोगों की कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर लिस्टेड उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कितने % तक देख रहे हैं आप लोग? और साथ ही में ये भी बता दें, क्या ये डिविडेंड्स में ट्रांसलेट होती हुई नज़र आ रही है आपको नेक्स्ट ईयर? मुझे ख्याल में इस साल तो कोई ख़ास डिविडेंड्स नहीं देखे हमने। अच्छा, इसके थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड देता हूँ, एक थोड़ा सा स्टेटिस्टिक्स आपसे शेयर करता हूँ आउटलुक से पहले। ऑब्वियसली 500 कंपनीज लिस्टेड हैं, KSE 100 में ज़्यादातर मार्केट कैप कैप्चर हो जाता है। ज़्यादातर ब्रोकरेज फर्म्स 40 या 50 कंपनियाँ कवर करती हैं, इससे ज़्यादा नहीं होती। बहरहाल अगर हम खाली प्रॉफिट्स की बात करें तो 60-70 कंपनीज जो हम जिनका हर क्वार्टर का प्रॉफिट ट्रैक करते हैं, इस क्वार्टर यानी कि जो लास्ट रिजल्ट्स आए हैं जुलाई से लेकर सितंबर 2020, ये जो 70 कंपनियां हैं जो हम ट्रैक करते हैं, इनका मिला के जो प्रॉफिटेबिलिटी है, वी हैव नेवर सीन इट दिस हाई। दैट इज़
वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब एज एनालिस्ट्स इट फोर्स्ड अस टू सेट अप कि भाई ये क्या हुआ है, बिकॉज लेकिन लॉकडाउन के बाद वी वर एक्सपेक्टिंग कि इम्प्रूवमेंट आएगी, इस नौयत की इम्प्रूवमेंट। इनका मिला के ये 65 या 70 कंपनियां हैं, 170 अरब तकरीबन इन कंपनीज का एग्रीगेट प्रॉफिट है इस क्वार्टर का, और ये तकरीबन 40% ऊपर है ईयर ऑन ईयर। और हमारे पास ये डेटा ऑब्वियसली इन क्वार्टरली रखा हुआ है इन सारी कंपनीज का, पिछले 5 साल 10 साल इतनी प्रॉफिट्स एक साथ नहीं आए हैं। एंड ये बड़ा ब्रॉड बेस्ड फिनोमेना भी रहा है। इसमें बज़ाहिर कोई वन ऑफ्स नज़र नहीं आ रहे। बैंकिंग सेक्टर के प्रॉफिट्स भी हैं, ऑयल सेक्टर के प्रॉफिट्स भी हैं, फर्टिलाइज़र, ऑटोज़, अभी तो सीमेंट जैसे हमने अभी बात करी, सीमेंट के तो प्रॉफिट्स अभी आने हैं। तो दिस इज़ अ ग्रेट नंबर। आउटलुक जहाँ तक है, अगर आप हमारी उसकी बात करें तो हिस्टोरिकली जो कंपनीज हम ट्रैक करते हैं उनके जो प्रॉफिट्स रहे हैं 10 से 12% पर एनम ग्रो करे हैं हिस्टोरिकली। आगे की फोकास्ट हमारी अगले 2 सालों की 15% है, लेकिन इन नंबर्स के बाद लग ये रहा है कि हो सकता है कि देयर इज़ रूम फॉर पॉजिटिव सरप्राइजेस, क्योंकि ये कोई एक सेक्टर नहीं है, ये मल्टीपल सेक्टर्स हैं जिनमें डिमांड हमने देखी है। वेदर सीमेंट की बात कर लें कि रिकॉर्ड हाई सेल्स हुई है, ऑटो की सेल्स पेंडेमिक से बेहतर आना शुरू हुई हैं, टेक्सटाइल अब हम कंसिस्टेंटली अच्छे एक्सपोर्ट्स शो कर रहे हैं। 2021 में इंडेक्स कहाँ देख रहे हैं आप? अभी 43,000 पॉइंट्स पर है, कहाँ तक जा सकता है दिसंबर 2021 तक, एक साल में? सेकेंडली, कौन से सेक्टर्स होंगे जो इसको वहाँ पहुँचाने में हेल्प करेंगे? बिल्कुल, देखें अभी स्ट्रैटेजीज़ बहुत सारे हाउसेस की आना शुरू हुई हैं, और जो भी इंडेक्स टारगेट्स आपको नज़र आ रहे हैं वो आपको नॉर्थ ऑफ 50,000 पॉइंट्स ही नज़र आ रहे हैं। एंड आई थिंक दैट्स रीज़नेबल। अगर आप बुल केस की बात करें तो मेरे ख्याल में दे वुड बी सम हाउसेस जो 55,000 या 60,000 की भी बात करेंगे। और अगर इनको परसेंटेज में देखा जाए तो ये कितने % रिटर्न बनेगा? देखें, अगर आप मोटी मोटी बात कर लें कि जी अगर हम 42-43,000 पर हैं तो यहाँ से 20% रिटर्न आपका 50,000 आपको क्रॉस करवा देगा। तो मेरे ख्याल में वेरी सेफ़ नंबर है कि हम 20% रिटर्न तो एक्सपेक्ट करें। आई वुड गो सो फार एज टू से कि इससे ज़्यादा भी आ सकता है, 25-30% रिटर्न। इफ इट इज़ द मार्केट कंसेंसस, तो इट मीन्स कि राइट नाउ दोज हु आर पार्क्ड इन फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स, क्योंकि अभी इंटरेस्ट रेट तो नीचे हैं और 5-6 महीने तक बढ़ते हुए नज़र भी नहीं आ रहे, तो मेरे ख्याल में इट्स अ गुड टाइम टू स्विच। आई थिंक व्हाट वी आर टेलिंग पीपल राइट नाउ, आपके सवाल से लेते हुए कि जस्ट बी इन्वेस्टेड। मतलब इट डजेंट मैटर कि आप अभी क्या ले रहे हैं। अभी फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स एटलीस्ट हमें कंटिन्यूएशन ऑफ द ट्रेंड नज़र आ रहा है। उसके बाद वही वाली बात है कि रिस्क फैक्टर्स तो हर मार्केट में होते हैं, हर कंट्री में होते हैं। तो अगर वो रिस्क फैक्टर्स प्ले आउट नहीं हुए तो आपको फिर अक्रॉस द ईयर मोमेंटम नज़र आएगा, क्योंकि आप एक बहुत लो बेस से आ रहे हैं। जैसे हमने अर्लियर डिस्कस करा कि ना सिर्फ ये साल बट पिछले 4 सालों से मार्केट एक रेंज में रही है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट्स अगर थोड़ा आराम से ऊपर आएँ या 6 महीने बाद ऊपर बढ़ना आए, और तो लोकल लिक्विडिटी स्टॉक्स की तरफ माइल होगी, वो आती रहेगी। आई फील कि अगर चलें किसी ने 1 साल का व्यू नहीं लेना, एटलीस्ट हिस्टोरिकल वो जनवरी और फरवरी की परफॉर्मेंस देख के 2 महीने के लिए नेक्स्ट 2 मंथ्स अच्छा आउटलुक एट द वेरी लीस्ट। क्योंकि देखें उसके बाद मेरे ख्याल में आउटलुक तो साल का ही अच्छा है, लेकिन वी विल हैव टू सी के रिस्क फैक्टर्स क्या है। स्ट्रेट लाइन में बाजार कभी नहीं गई है। अमूमन देखा गया है कि मई में बजट सर पे होता है, नीचे आती है, वो लाइन हमेशा ही ठीक है, तो वो वॉलेटिलिटी तो रहेगी। लेकिन क्या आप बाज़ार में अगर आप एंट्री, चलें आप शॉर्ट टर्म के लिए भी नहीं ले रहे हैं, अगर आप मीडियम टर्म 3 साल के लिए या 5 साल के लिए, क्या आप ऐसे पॉइंट पे एंटर कर रहे हैं जहां वैल्यूएशंस हिस्ट्री के हिसाब से महंगी है? नहीं। क्या आप ऐसे पॉइंट पे मतलब ले रहे हैं जहाँ प्रॉफिट्स की आउटलुक अच्छी नहीं है? वो भी नहीं है। तो यू शुड स्टिल मेक मनी अगर आपने थोड़ा मीडियम टर्म आउटलुक भी रखना है। 2021 में क्या ये सेक्टर कंटिन्यू रखेंगे परफॉर्मेंस, या इनमें से जो जूस निकलना था निकल गया, क्योंकि अब वैक्सीन भी आ गया है और सीमेंट सेक्टर के ऑलरेडी ज़ाहिर है अब थोड़े से तो महंगे हो गए हैं स्टॉक्स, तो ये कंटिन्यू करेंगे, परफॉर्मेंस और अच्छी होगी इनकी और ऊपर जाएंगे? और साथ ही ये बता दें कि इन 2 सेक्टर्स के अलावा और कौन से सेक्टर्स जिनमें आपको पोटेंशियल नज़र आ रहा है नेक्स्ट ईयर? सीमेंट्स लाइक आई मेंशन्ड के बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स रहे हैं इस साल, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो पहले नहीं हुई। इतनी सपोर्ट मेरे उसमें तो
मेमोरी में तो नहीं है कि इतनी कंस्ट्रक्शन सेक्टर को, ख़ास करके प्राइवेट सेक्टर को, इतनी आपने सपोर्टिव एनवायरनमेंट दी है। तो मेरे ख़्याल में जैसे हमने बात करी प्रॉफिटेबिलिटी आगे आनी है सीमेंट कंपनीज़ की, एंटिसिपेशन अभी हो गई है, लेकिन जिस तरह से बाकी सेक्टर्स की परफॉर्मेंस रही है पिछले क्वार्टर में, अगर उससे क्यूज़ लिए जाएँ तो इट इज़ पॉसिबल कि सीमेंट सेक्टर प्रॉफिटेबिलिटी सरप्राइज़ करे। देखिए, ये मैं अगले सेक्टर की क्वार्टर की बात नहीं कर रहा, ये मैं अब अगले 4 या 6 क्वार्टर्स की बात कर रहा हूँ या मीडियम टर्म की बात कर रहा हूँ। जिस तरह से डिमांड है, बज़ाहिर लगता तो ये है कि प्रॉफिटेबिलिटी ने अच्छी ग्रोथ दिखानी है अगले कुछ सालों में। तो मेरे ख़्याल में अगर आप जो हमारी एक्सपेक्टेशन है अगर वो पैन आउट करती हैं तो सीमेंट सेक्टर में लगता है कि मज़ीद, लेकिन अगेन उसके लिए रिज़ल्ट्स देखने पड़ेंगे अगले 1-2, बट मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस है कि इसमें गुंजाइश है। जो 2 सेक्टर्स जिनको परफॉर्म करना शायद ज़रूरी भी है और शायद ओवरड्यू भी है, और लोगों की जो इनफैक्ट हमारे भी अगर इंडेक्स टारगेट्स आप 50,000 से ऊपर के हैं अगले 12 महीने में, इनके लिए बहुत ज़रूरी है कि 2 हैवी वेट सेक्टर्स परफॉर्म करें। वो है बैंकिंग सेक्टर, KSE 100 में इसका तकरीबन 24 या 25% वेट है, एंड ऑयल एंड गैस, और ऑयल एंड गैस मेरी मुराद एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ की है। तो ये 2 सेक्टर्स हैं जो नॉट जस्ट दिस ईयर लेकिन पिछले 2-3 सालों से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। उनकी कुछ फंडामेंटल फैक्टर्स भी हैं और कुछ फ्लो रिलेटेड फैक्टर्स भी हैं जिसमें फॉरेन सेलिंग आ जाता है। ये 2 सेक्टर्स मुझे लगता है कि काफ़ी कैचअप पोटेंशियल है इनमें, और जैसे जैसे लोकल्स थोड़ा हावी हो रहे हैं, हर मार्केट में लोकल एक्टिविटी थोड़ी ज़्यादा हो रही है, हर रीजनल फ्रंटियर मार्केट में। तो आई थिंक लोकल्स फिर अगर एक्टिविटी रहती है तो वो ये सेक्टर्स को इग्नोर नहीं करेंगे जिस तरह की लोकेशंस हैं। ऑटोमोबाइल्स और टेक्सटाइल्स की बात कर ली जाए, इस वक्त लो इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट है तो ऑटो सेक्टर को फेवर देता है। फिर इकॉनमी ज़ाहिर है यहाँ से अगर रिकवर करी तो आगे ग्रोथ आनी है, फिर ग्रोथ आती है तो ऑब्वियसली लोग फिर घर बनाते हैं और फिर दूसरे गाड़ियाँ वाड़ियाँ भी लेते हैं। तो ऑटो का कैसा आउटलुक नज़र आ रहा है? फिर टेक्सटाइल में हुकूमत ने कुछ इंसेंटिव्स भी दिए हैं, रीफाइनेंसिंग स्कीम्स लेकर आया स्टेट बैंक, और एक्सपोर्ट मार्केट में ज़ाहिर है इंडियन और बांग्लादेश की इकॉनमी बहुत बुरी तरह हिट हुई है, तो थोड़ा कहीं गैप क्रिएट हुआ है। जो खबरें देख रहे हैं कि डेटा भी अच्छा आ रहा है कुछ एक्सपोर्ट्स का, तो इसमें टेक्सटाइल में क्या आपको आउटलुक नज़र आ रहा है? ऑटो टेक्सटाइल की बात पहले मैं आपको टेक्सटाइल का कर देता हूँ। टेक्सटाइल फॉर मी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हुई हैं पिछले कुछ सालों में जो पहले नहीं हुई, और इनका एक लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट है। टेक्सटाइल्स जो हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स जो थी GDP का 17% थी 2002-2003 में। टुडे एक्सपोर्ट्स आर सिंगल डिजिट्स, 8% ऑफ GDP। तो हमने रियल टर्म्स में लूज़ आउट करा है। बट पिछले 15 या 20 साल में हमारे पास सिक्योरिटी कंसर्न्स थे, हमारे पास एनर्जी इश्यूज थे, ठीक है, हमारा एक्सचेंज रेट एक कंट्रोल्ड एक्सचेंज रेट था, रिफंड्स तेज़ी से नहीं दिए जाते थे। अगर मुझे कोई मशीनरी इंपोर्ट करनी है, मैं टेक्सटाइल मिलूँ, मुझे एक्सपैंड करना है, तो टैरिफ्स FBR सेट कर रहा था जिसका मकसद है टैक्स रेस करना। अब कॉमर्स मिनिस्ट्री सेट करती है कि चलें आप फैसिलिटेट हों, लाएँ मशीनरी सस्ते टैरिफ से, ग्रोथ करें। ये 5-6 चीज़ें आर वेरी पावरफुल। अगर आप इनका जमा करके देखें, ऐसी बात नहीं है कि हम एक्सपोर्ट नहीं करते थे, हम अभी भी करते हैं, लेकिन लाइक आई सेड इन परसेंटेज और GDP टर्म्स हम आधे हो गए। लेकिन जो मसले रहे हैं पिछले 15 सालों में, बहुत सारे मसले मुझे तो नज़र आ रहे हैं कि आपने फिक्स कर दिए हैं। एक्सचेंज रेट अब आपका मार्केट डिटर्मेंट है, बिजली की सिचुएशन बहुत बेहतर है, सिक्योरिटी अ लॉट बेटर। पेंडेमिक में हमने जो कंट्रीज़ नहीं फुलफिल करी ऑर्डर्स, वी स्टेप्ड इन एंड वी हैव। बिजली में आई थिंक वो पीक आवर वाला बेनिफिट भी दिया है। बिल्कुल, और अभी भी अगर आप स्टेट बैंक की टर्फ फैसिलिटी है, अगर आप एक्सपेंशन करते हैं तो कंसेशनरी रेट मिलेगा। अगर आप पिछले साल के मुकाबले में ज़्यादा परफॉर्म या ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे या ज़्यादा सेल्स, तो आपको इंक्रीमेंटल बिजली के यूज़ पे टर्फ स्कीम जो 3-4% पे लोन जी कंसेशनरी है कि अगर आप अभी एक्सपेंशन अनाउंस करते हैं, तो ये बड़ी पावरफुल इंसेंटिव्स हैं जो मुझे तो देखें, स्टॉक मार्केट में बैठ के हमने एटलीस्ट 1-2 चीज़ें सोची हैं कि नेवर टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड, कुछ भी हो सकता है। आपने पहले एक सवाल दिया था क्या डिविडेंड्स आएंगे, तो मैं डिविडेंड भी सिर्फ आपको कहूँगा कि व्हेन वी स्टार्टेड आवर करियर्स हम ये सोच नहीं सकते थे कि पावर कंपनीज डिविडेंड्स कम हो जाएंगे या ये ऑयल कंपनीज के डिविडेंड्स, दिस वाज अनहर्ड ऑफ। वैसे ही अगर हम टेक्सटाइल कंपनीज की बात करें तो ये अमूमन एक लो PE पे चलती हैं, क्योंकि इनको ग्रोथ कंपनीज नहीं समझा जाता।
लेकिन अगर ये जो 5-6 फैक्टर्स जो मैं कह रहा हूँ कि ये बड़े पावरफुल फैक्टर्स हैं, ये एक साथ होकर इनको ड्राइव करते हैं, तो ये तो ग्रोथ सेक्टर बन सकता है हमारा। जहाँ तक ऑटोज़ की बात है तो ऑटोज़ की सेल्स भी अच्छी हैं, पर्टिकुलरली अगर आप पामा के नंबर्स में किया की सेल्स भी आप ऐड कर दें तो अच्छी ग्रोथ है, बट ऑब्वियसली एक कंपेटिटिव फील्ड हो गई है। तो इसमें लेट्स सी, अगर तो पाए बढ़ती है पाकिस्तान में अमूमन, ओवरऑल मार्केट का साइज बढ़ता है। जी देखें 2.5 से 3 लाख गाड़ियाँ बिकती हैं एट पीक पाकिस्तान में हिस्टोरिकली, उसमें इंपोर्ट्स भी शामिल हैं, जब इंपोर्ट्स खुली भी होती थी 50 से 70 हज़ार गाड़ियाँ इंपोर्ट हो जाती थी। तो अब आपकी देखें 20,000 आपकी Hyundai आ गई है, फिर Kia आ गई है, और भी आ रही हैं, तो इट्स ग्रेट फॉर द कंज्यूमर। आई थिंक बिल्कुल एक चॉइस होनी चाहिए यहाँ पे। सॉरी टू होल्ड यू है, बट एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो गाड़ियाँ बिक रही हैं, देखा थोड़ी सी वो ऊपर वाली गाड़ियाँ बिक रही हैं, महंगी वाली SUVs और क्रॉसओवर्स। नीचे वाली गाड़ियाँ, क्योंकि जब आप कह रहे हैं साइज़ बढ़ना पाएगा, तो वो तो मिडिल क्लास है, और जितना पिछले जो 2-3 साल गुजरे वो तो बड़ी कंप्रेस्ड हो गई है। एक तरफ इन्फ्लेशन उसने बुरी तरह हिट किया, दूसरी तरफ आई थिंक रेजेस भी नहीं मिले लोगों को, और अनएम्प्लॉयमेंट का भी हमने देखा है कि वो सीन थोड़ा सा डेटा शो कर रहा है कि अगले साल 9-9.5% तक भी जा सकता है, जून तक ही। तो क्या आपको लगता है कि ये पाए बढ़ेगा? मतलब आप कह रहे हैं बढ़ना चाहिए, लेकिन क्या लगता है ऐसे हालात में बढ़ेगा ये? आई थिंक आपके सवाल में बहुत इंटरेस्टिंग 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये कि ऑब्वियसली जो हमने कंपनीज़ की प्रॉफिट्स की बात करी है और डिमांड की बात करी है, लग ये रहा है कि मिडिल इनकम, हायर एंड अपर क्लास, उनकी पेंडेमिक में रिलेटिवली स्पीकिंग परचेजिंग पावर पे ज़्यादा असर नहीं आया। तो अगर आप बड़ी गाड़ियों की परचेजेस देखें, उनमें ग्रोथ ज़्यादा है कंपेयर टू मे बी या सुजुकी। वो अगेन तो लग ये रहा है कि मे बी जो थोड़ा मोर वल्नरेबल सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी हैं या जो एंट्री लेवल कार्स हैं, वो थोड़ी सी स्पेंडिंग मोहतात हुई है। ठीक है, तो मैं स्टॉक मार्केट का मैं कतन ये नहीं कहूँगा कि आउटलुक है जी, इसका ये मतलब है कि एवरीथिंग इज़ ग्रेट इन द इकोनॉमी, इसका ये मतलब नहीं है। इसका ये मतलब है कि जिस कंपनीज़ के आप शेयर्स ले रहे हैं, उनकी टारगेट मार्केट ऐसी है कि वो ऑलरेडी परफॉर्म कर रहे हैं और शायद परफॉर्म करें। बट यूर एब्सोल्युटली राइट कि अभी भी हम एक पेंडेमिक के उसमें हैं, तो शायद एट द लोअर एंड, जो मिडिल क्लास है उससे लोअर एंड पे आपको थोड़ा वक्त लगे फॉर थिंग्स टू कम्प्लीटली नॉर्मलाइज। सो द आउटलुक इज़ गुड। लेट्स टॉक अबाउट द रिस्क्स। FATF फेब में रिव्यू आने वाला है, बाहर निकलेंगे या नहीं निकलेंगे? आई थिंक फॉर मी, मैं चीज़ें देखता हूँ फ्रॉम अ डायरेक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू। आई थिंक पाकिस्तान ने एफर्ट्स की हैं, एंड आई थिंक अब तो लास्ट रिव्यू में तो हमने बस कुछ ही स्टेप्स हैं जो हमने नहीं लिए हैं। आई थिंक निकल जाएंगे, बट फॉर मी इट डजेंट मैटर कि हम अभी निकलें या 6 महीने बाद निकलें या उसके 12 महीने बाद निकलें। माई पॉइंट इज़ पाकिस्तान ने इसको सीरियसली लिया है, बट ब्लैक लिस्ट से बहुत दूर हो गया। ओह यस। ओके, लेट्स ट्राई टू मेक इट अ रैपिड राउंड। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। PDM एक बड़ा हमने देखा बहुत तेज़ी पकड़ी उसने, फिर एकदम से दिसंबर में अनाउंस कर दिया कि फेब में हम लॉन्ग मार्च करेंगे, तो अब 1-1.5 महीने तो कुछ नहीं होने वाला। पॉलिटिकल रिस्क, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, आप क्या इसको लेके? हमेशा से शुरू है पाकिस्तान में, बट आई वुड आर्ग्यू कि हर मार्केट में ये रिस्क है। वैल्यूएशंस में अगर सस्ती मार्केट है तो ये रिस्क एक तरह से कैप्चर हो रहा है। हमें नहीं लगता कि बज़ाहिर अभी के लुक एनीथिंग कैन हैपन इन पॉलिटिक्स, बट बज़ाहिर लगता नहीं है कि गवर्नमेंट कहीं जा रही है। ठीक है, ओके। एक्सचेंज रेट्स एंड मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स, डॉलर के जो रेट्स हैं और मॉनेटरी पॉलिसी कितने फेवर में से स्टॉक मार्केट की, और उसमें क्या चेंजेस एक्सपेक्टेड है आउटलुक में जो अफेक्ट कर सकती है? हमारे तो पिछले 15 सालों में हर तीसरे चौथे साल बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आया है। दुनिया अपनी वर्स्ट क्राइसिस में गुजर रही है पिछले 100 सालों में, और रुपया हमारा अप्रिशिएट हुआ है पिछले 6 महीनों में। सो दैट टेल्स यू। देखें, लेकिन इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि IMF प्रोग्राम वापस रिज्यूम हो। ठीक है, क्योंकि हमारे पास इस साल तो रिजर्व्स मौजूद हैं, लेकिन अगर आपने 2-3 साल की अच्छी व्यू लेनी है तो इम्पॉर्टेंट है कि IMF प्रोग्राम वापस कंटिन्यू। 2 चीज़ों पे अटका हुआ है, सर्कुलर डेट लाइक एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म्स और टैक्सेशन, टैक्स बेस इंक्रीज। क्या प्रोग्रेस है हुकूमत की, और आपको क्या लग रहा है कि हम कर पाएंगे, इसको मीट कर पाएंगे? आई थिंक आज के अखबार रात में तो ये खबर थी कि हाईएस्ट अथॉरिटीज़ प्राइम मिनिस्टर की तरफ से शायद एक असेंट आ गया है कि बिजली की कीमतें अगर बढ़ानी पड़े टू गेट IMF प्रोग्राम बैक ऑन ट्रैक तो बढ़ा दी जाएंगी। आई थिंक ऑब्वियसली महंगाई के लिए वो एक परेशान कौन चीज़ है, और उससे इंटरेस्ट रेट्स पे अपवर्ड एक सोच आती है कि जी अब बढ़ेंगे। लेकिन ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स में अगर इसकी वजह से IMF प्रोग्राम रिज्यूम हो जाता है, इससे मज़ीद फाइनेंसिंग अनलॉक हो जाएगी, इससे आप यूरो बॉन्ड्स कर सकेंगे, कॉन्फिडेंस रहेगा, तो आई थिंक वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
तो और जहाँ तक इंटरेस्ट रेट्स की बात है, हमें लगता है कि अभी भी ग्रोथ को तरजीह दी जाएगी। शायद अगले 6 महीने बाद शायद इंटरेस्ट रेट्स बढ़ना शुरू और वो भी ग्रेजुअल। दैट इज़ आवर व्यू ऑन इंटरेस्ट रेट्स। कोरोना वायरस की सेकंड वेव से चल रही है और अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं मार्केट से, ठीक है। पिछले साल में जो हमारा पीक था 100 लोग मर रहे थे, दोबारा उसके आसपास हम पहुंच गए। तो हाउ डू यू सी दिस प्लेइंग आउट? हमें अभी वैक्सीन लेने में टाइम लगेगा, तो किस हद तक क्या ऐसा आपको नज़र आ रहा होता हुआ कि इकॉनमी फिर से एक बार बंद कर दी जाए, स्टॉक मार्केट पे उसका असर हो? देखिए, ऑब्वियसली आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन कोविड, लेकिन ये मैं आपको कैसा विंटर सीज़न है, आई होप आई एम रॉन्ग, लेकिन ऑब्वियसली केसेस शायद बढ़ भी सकते हैं। थिंग्स कैन गेट वर्स बिफोर दे गेट बेटर। मेरे ख्याल में हुकूमत इकॉनमी को बंद नहीं करेगी, उसने तरजीह देगी इकॉनमी को। अगर वो करती भी है, टाइटर लॉकडाउन आते हैं तो शॉर्ट लिव्ड होंगे, 1 या 2 महीने। और एक रूल ऑफ थंब है स्टॉक मार्केट में कि आप सेम रिस्क को दो बार डिस्काउंट नहीं करते। तो अगर आपने लास्ट टाइम लॉकडाउन में इतनी अनसर्टेनिटी थी, 2 महीने हमने बंद करी तो बाज़ार 28,000 चली गई थी। अगर हम फिर 2 महीने के लिए बंद करते हैं, मैं आपको ये कहूँगा कि यह स्टॉक मार्केट असर लेगी, लेकिन क्या उतना असर लेगी जितना पहली बार लिया था, उतना नहीं लेगी। वेस्ट में वैक्सीनेशन शुरू हो गई है, ओबियसली कुछ अरसे में मुझे लगता है कि शायद इकॉनमीज़ खुलना शुरू हो जाएंगी दुनिया की, और इकॉनमीज़ खुलना शुरू होंगी तो ऑयल प्राइसेस शायद रिबाउंड करें। तो ऑब्वियसली अगर बढ़ करते हैं इंटरनेशनल प्राइसेस ऊपर बढ़ते हैं, जाते हैं ऊपर की तरफ। पाकिस्तान में ऑलरेडी पेट्रोल काफ़ी महंगा है, तो उस सूरत में आपको नज़र आता है कि हमारे इंपोर्ट बिल पे और इन्फ्लेशन पे कोई प्रेशर्स आएंगे? आई थिंक वही वाली बात आ जाती है इकॉनमी पे कि अभी हम वी आर डूइंग ओके, हमारा इंपोर्ट कवर अभी है 3.3 मंथ्स, और पिछले अगर आप 20 साल देख लें, हमने जो निकाला था एवरेज हमारा 4, इट्स नॉट लाइक कि हमारा कोई बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कवर रहा है। पिछले 20 सालों का एवरेज 4 मंथ्स है, पीक 10 या 11 महीने का है हमारा। बट सर्टनली मेरे लिए कंसर्न ये होगा, अगर आप रिस्क की अगर आप उसमें आ जाएं, कि महंगाई कंट्रोल में नहीं आती है। आई थिंक दैट इज़ अ कंसर्न, क्योंकि इससे होता ही है कि इंटरेस्ट रेट्स पे अपवर्ड प्रेशर आता है। इंटरेस्ट रेट से प्रेशर आता है तो ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट से ये इन्वर्स रिलेशनशिप है। जब इंटरेस्ट रेट्स शरह सूद नीचे होगी तो स्टॉक मार्केट अमूमन परफॉर्म करती है, जब शरह सूद बढ़ती हुई होती है तो स्टॉक मार्केट अमूमन परफॉर्म नहीं करती। फॉर मी दैट इज़ अ रिस्क, मार्केट के लिए भी। फॉर मी दैट इज़ अ कंसर्न। मैंने जैसे कहा, IMF प्रोग्राम अगर रिज्यूम होता है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट से मुझे कोई घबराहट नहीं है, लेकिन इन्फ्लेशन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि कंट्रोल में रहे, क्योंकि इसमें देखें ना, इसकी हर चीज़ में ये चीज़ है जो टीवी पे भी रन होती है, मीडिया, आम आदमी को असर पड़ता है इससे। ऑब्वियसली उससे पॉलिटिक्स भी असर आती है, फिर आप पॉपुलिस्ट डिसीजन मेकिंग करने लगते हैं, जिसकी शायद अभी आपको शायद आप कम कर देंगे, लेकिन उसका 2 साल बाद आपको उसका वो देना पड़े, जैसे एक्सचेंज रेट का फिक्स रखना। तो ये थोड़ा सा मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है कि ऑयल प्राइसेस अगर बढ़ें तो इतनी नहीं बढ़ें कि प्रॉब्लमेटिक हो। मुझे लगता है पर्सनली स्पीकिंग कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, शॉर्ट टर्म में ऑयल प्राइसेस बढ़ सकती हैं और बढ़ भी रही हैं, लेकिन एक आप देखें US में प्रेसिडेंसी चेंज है तो वो अब वापस क्लाइमेट चेंज उस तरफ पॉलिसीज़ आ जाएंगी, तो यू विल सी अ मूव टुवर्ड्स क्लीन एनर्जी। हो सकता है कि ईरान से ताल्लुकात बेहतर होंगे तो वहाँ की सप्लाई हो जाए। तो आई थिंक एक जहाँ ये लगता है कि ऑयल प्राइसेस शॉर्ट टर्म में बढ़ेंगी, तो वहाँ ये भी लगता है कि एक नेचुरली एक सीलिंग है, और आप शायद इनको थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हुए देखें, बट नॉट दैट मच। Alright, Raza, thank you very much for your valuable input. I hope that helps our audience take the right decision. आपने रज़ा को सुना, और अगर मैं ख़ुलासा करना चाहूँ हमारे डिस्कशन का, तो आउटलुक इस वक्त अच्छा नज़र आ रहा है स्टॉक मार्केट का। और सिर्फ रज़ा ही नहीं, बल्कि मैंने और भी लोगों का सर्वे किया है और ब्रोकरेज हाउसेस भी, उनका अंदाज़ा है तकरीबन 20 से 25% ग्रोथ रिटर्न देख रहे हैं स्टॉक मार्केट के हवाले से। और ज़्यादातर का अंदाज़ा है 50,000 से ऊपर जाएगा इंडेक्स, जो कि इस वक्त 43,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। लेकिन जैसा कि रज़ा ने बताया, रिस्क आर देयर, और देखना ये होगा कि हुकूमत की पॉलिसीज़ कैसी रहती हैं और ये रिस्क प्ले आउट करते नहीं करते। लेकिन इस वक्त एट द मोमेंट एज़ वी टॉक लग ये रहा है कि अगर इस वक्त आप देखें तो इंटरेस्ट रेट का और स्टॉक मार्केट का दोनों का कंपैरिजन करें तो लग ये रहा है कि इस वक्त स्टॉक मार्केट इज़ अ बेटर ऑप्शन। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। इस वीडियो के हवाले से कोई फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा हमें, कमेंट्स की सूरत में, क्वेश्चंस और शेयर्स की सूरत में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।